हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो तक हमने ये देखा था कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अपने जैसे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यूरेनियम 92 है और यहाँ पे क्या है 238 238। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है, प्रोटॉन्स की संख्या बतानी है और न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है, ईपीएन की। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो जनरल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलत कर देते हो आप। तो इसमें मैंने जैसे जेड है, ये क्या थी, परमाणु क्रमांक था ना, एटॉमिक नंबर। तो जेड कितना होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मतलब जेड इक्वल प्रोटॉन होता है, पी होता है। ये किसके लिए है? न्यूट्रल एटम के लिए। इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है। सॉरी। तो इसमें जितना परमाणु क्रमांक है, मतलब एटॉमिक नंबर है, उतने के उतने क्या हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे, मतलब पी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है 92। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका 92। आगे बात समझ में। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने के जितने प्रोटॉन, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो पी भी क्या है, इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, न्यूट्रल एटम है। तो कितना था ये पी की वैल्यू 92। तो इसकी भी 92 वैल्यू हो जाएगी। अब बात आ गई, जैसे प्रोटॉन भी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे वो भी देखो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल क्या होता है, पी प्लस एन। और एन निकालना है तो क्या कर देंगे, ए माइनस पी। और ए कितना है अपने पास में, बताओ ए कितना है इसमें, कोई बताएगा मुझे? ए देखो ये रहा, कितना है 238। और ए कितना आता है यहाँ पे 238, मतलब परमाणु का द्रव्यमान कितना है, ये रहा ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बस यही गलती करते हो आप। तो ये हो गया। सॉरी बच्चों। माइनस कितना कर देंगे, देखो P कितना आया है 92, तो ये निकाल देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे न्यूट्रॉन 146, मतलब 146 माइनस करने के बाद में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, आप बताओगे वीडियो पॉज करके। जैसे सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया और मास कितना हो गया 23। अब इसमें ईपीएन की वैल्यू निकाल के बताओ आप मुझे। देखो क्या है, ये न्यूट्रल एटम है, मतलब उदासीन परमाणु है। तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। जितना परमाणु क्रमांक है, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जब न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन है उतने के उतने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। बहुत ईजी है ना, ये भी क्या हो गए 11 हो गए। अब बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, यही क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ऊपर वाले में से माइनस कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद नहीं रहे तो क्या करोगे, न्यूट्रॉन में 23 में से 11 घटा दोगे, सब में यही कर दोगे ना, तो कितना बचाएगा 12। सॉरी स्टूडेंट्स, जुकाम होने की वजह से थोड़ा गला खराब है, इस वजह से सही नहीं बोल पा रहा हूँ। चलो यहाँ तक हो गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 27 लेते हैं। तो इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है। ठीक है। और ये न्यूट्रल एटम है तो वो भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो ये फॉर्मूला आपके याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट क्या करोगे, इसमें से निकाल दोगे। तो 27 में से 13 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लो। अगला टॉपिक देखो, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, समस्थानिक एंड समभारिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, देखो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, एटॉमिक मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम, समस्थानिक। तो लिखो, देखो आप साथ साथ लिखते चलो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अच्छी राइटिंग में। समस्थानिक, इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो। तो देखो शॉर्टकट में बनाना सीखो, एग्जाम में दिखते ही टिक लगाना है बस आपको। तो परमाणु क्रमांक संख्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं,
समान होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो लिख लिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। अभी बात समझ में। और द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। तो ऐसे पदार्थ परमाणु क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान संख्या जिनमें क्या हो? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो? एटॉमिक मास नंबर क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आगे चले। जैसे हाइड्रोजन का नाम सुना होगा आपने ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बस इस चीज को याद रखो। हाइड्रोजन होता है, उसके कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? 1s1, 1s2 और 1s3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। तो ये तो अपना हो गया हाइड्रोजन। इसके समस्थानिक कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन 1s1 जिसको क्या बोलते हो? एक होता है 1s2, इधर रख लो, मेरे पहले वाला ही सेट है, बाकी लिखते हैं अभी ऐसे हैं 1s2। तो ये 3 आइसोटोप्स हो गए। इसको क्या बोलते हो? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हो? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हो? ट्राइटियम, है ना। 3 1s3 है, सॉरी, है ना। तो देखो ड्यूटेरियम हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो? भारी जल भी बोलते हो। लिखते किसी हो इसको? डी से। ऐसे ही ट्राइटेरियम, इसको किससे लिखते हो? टी से। और इसको तो आप एच या फिर किससे लिख देते हो? पी से लिख देते हो, प्रोटियम। तीनों नाम याद रह जाएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात करें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, तीनों के अंदर। तो इसमें देखो मैं एक आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, आप इतना उतार लो। ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया और ये ट्राइटियम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, सब मैं आपको लिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखाता हूँ जिससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। हाँ देखो, हाइड्रोजन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये 1s1, ये 1s2 और ये 1s3। आपको नाम याद हो गया होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब देखो इसमें, देखो टोटल देखेंगे, जैसे प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने, पी, ई एंड एन कितने कितने होते हैं। देखो प्रोटियम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो सीधा सा हिसाब है, पी मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 1 है तो 1, इसमें भी 1 है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है ना, और इसमें भी 1 है। तो सब में क्या होता है, प्रोटॉन तो प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोटियम लो, चाहे ड्यूटेरियम लो, चाहे ट्राइटियम लो। प्रोटॉन किस में प्रेजेंट है? तीनों में प्रेजेंट है। उसके बाद में बात करें इलेक्ट्रॉन की, सॉरी ये मैंने इधर लिख दिया क्या, इसके बराबर में लिखना था, सॉरी सॉरी, है ना। हाँ बोला सही है, लिखने में ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी सब में प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखो बात आती है न्यूट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, इसमें 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। मतलब जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें, 1s1 में, इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, अब्सेंट होता है। मतलब एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, अब्सेंट होता है। वो कौन होता है, प्रोटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ से कि परमाणु में एकमात्र ऐसा नाभिक है 1s1 जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन अब्सेंट। बच्चों प्रोटॉन क्या होता है, अनुपस्थित, एंटी, मतलब अब्सेंट होता है। आगे बात समझ में, और यही क्वेश्चन पूछता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो न्यूट्रॉन है, यही क्या परमाणु है उसमें अंतर को सिद्ध करता है। मतलब समस्थानिकों का जो निर्माण न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उस बात को यहाँ पे सिद्ध करता है। ठीक है, और देखो न्यूट्रॉन होता है, यही परमाणु की स्थिति को क्या करता है, फिक्स करता है। अब इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है तो इसकी स्थिति भी क्या हो गई, फिक्स नहीं हुई, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या बोल देते हैं हम, आवारा तत्व है। तो हमारे अवस्थानिक आवारा तत्व किसको बोल देते हैं, हाइड्रोजन को बोल देते हैं। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, आवारा तत्व है ना, आवारा तत्व है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। उसके बाद में बात करें ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, आपने पढ़े होंगे इससे पहले भी, याद है तो बताओ, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके। देखो ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कितने, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, 3। मैं लिख रहा हूं कौन कौन से होते हैं, 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक तो देखो
ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। आप बनाना सीखो। स्थान क्या है? समान है, मतलब परमाणु संख्या क्या होगी? समान। और वो कितनी होती है? यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो यहाँ पे 16 हो गई, यहाँ पे 17 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। लिख दोगे डायरेक्ट। ऐसे ही क्लोरीन होता है। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बच्चों? 2। लिख दोगे। देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको याद है, कितना होता है? 17। तो वो तो हो गया दोनों का सेम। अब देखो ऊपर द्रव्यमान होता है, एक का 35 हो गया और एक का 37 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक यहाँ पे और करवा देता हूँ कार्बन का। कार्बन के कितने समस्थानिक पढ़े आप लोगों ने? बताना कमेंट करके। कार्बन के होते हैं 5 समस्थानिक। कितने होते हैं? 5। तो आप देखो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले तो परमाणु संख्या क्या हो गई? सबकी सेम। तो सबके 6 लिख लो। यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। परमाणु संख्या क्या है? सबकी सेम है। अब बात करें इनके अंदर द्रव्यमान संख्या की, वो क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी। तो यहाँ से 11 से स्टार्ट कर लो। ये 11 होगी, 12, 13 और 14 और 15। मतलब सब में देखो परमाणु क्रमांक क्या है? 6 सेम है। बाकी द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। डायरेक्ट याद रखने कार्बन के समस्थानिक कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो समस्थानिक वगैरह इनकी प्रॉपर्टीज पूछेगा आपसे डायरेक्ट, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन जो 14 होता है, ये कार्बन डेटिंग विधि के अंदर काम आता है ना। ऐसे ही आपने सोडियम 24 देखा होगा, रक्तचाप बीपी का नियंत्रण करने में सहायक होता है ना। तो इन सब की प्रॉपर्टीज में आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले कार्बन 14 है। कौन है? कार्बन 14। तो इसका क्या काम है? अभी मैंने बताया कार्बन डेटिंग विधि के अंदर, तो आप याद रखोगे कार्बन डेटिंग मेथड। आगे बात समझ में। कार्बन के बाद में मैंने बताया आपको सोडियम 24, Na24, बीपी के नियंत्रण में, बीपी या रक्तचाप नियंत्रण में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है ना। कोबाल्ट 16 कैंसर उपचार में, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। उसके बाद में I-131। देखो आपके जब गलगंड रोग हो जाता है या घेंगा बोलते हैं या फिर आप गोइटर रोग बोल देते हो, गोइटर रोग, उसके उपचार में क्या काम में आता है? I-131। गलगंड, इसी का दूसरा नाम क्या है? घेंगा या फिर गोइटर बोल देते हो। क्या बोल देते हो? गोइटर के उपचार में। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि I-31 का क्या कार्य है, कोबाल्ट 60 किसके काम में आता है। ये सारा का सारा आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, तो याद रहना चाहिए आपको ये, ठीक है। जैसे सीधा कभी कभार आपको ये भी पूछ लेता है, जैसे जीवाश्म होता है ना फॉसिल एनिमल का, उसमें कौन सा काम में आता है। तो देखो सीधा सीधा मैंने बता दिया कौन सा, कार्बन 14। दूसरा ऐसे लिख सकते हो जीवाश्म या फिर फॉसिल्स, मतलब कार्बन डेटिंग विधि के अंदर ही आता है जीवाश्म वाला है। ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। देखो अब देखो एक यूरेनियम के बारे में क्वेश्चन आता है हमारे, जैसे यूरेनियम 235 है, ये किस काम आता है। ऐसे यूरेनियम 238 है, ये किस काम आता है। एक रेडियम के बारे में आता है ना। तो देखो यूरेनियम जो 235 है, ये किस काम आता है। ये जो अपने रेडियो डेटिंग विधि है, इसके अंदर काम आता है। ऐसे कोई विस्फोटक पदार्थ है, उनका निर्माण करने में भी काम आता है। सेम इसको इसकी तस्करी भी की जाती है, इसीलिए इसको येलो केक भी कहा जाता है। तस्करी क्यों की जाती है? क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ वगैरह बनाने के काम में आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? येलो केक, या फिर तस्करी की भाषा में इसको क्या बोल देते हैं? येलो केक। आगे बात समझ में। उसके बाद में यूरेनियम 238 है, मतलब यूरेनियम 238 है। ये जो नाभिकीय भट्टियां होती हैं, उनमें ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, ये भी बात होगी। उसके बाद में रेडियम 137 होता है, ये किस काम आता है। देखो हमारे जो घर में दूध होता है, वो जनरली एक दिन भी नहीं चलता, उसमें भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, अगर गर्म करके नहीं रखें तो, या फिर फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है ना। लेकिन हम जो दुकान से लाते हैं पैकिंग के अंदर, वो दूध हमारे कम से कम 3 से 4 दिन चलता है ना। उसका रीजन क्या है? उसको रेडियो, जैसे रेडियम 137 है, इसकी जो किरणें होती है, विकिरणें होती है, उनको उनसे गुजारा जाता है, इसलिए वो क्या होता है? खराब नहीं होता। तो जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? रेडियम 138 के द्वारा।
सॉरी रेडियो एक्टिव 137 के द्वारा ना। ऐसे ही अपने थोरियम 200 है, उसका क्या यूज है, परमाणु बम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आप ये नोट करो जल्दी से, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो पहला कौन सा बताया, यूरेनियम 235। क्या बताया मैंने आपको, रेडियो डेटिंग विधि में काम में आता है। तो सबसे पहला यूज क्या हो गया, रेडियो डेटिंग विधि में काम में आता है। दूसरा यूज क्या बताया मैंने, दूसरा क्या यूज बताया, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। तो विस्फोटक पदार्थों का फॉर्मेशन करोगे तो क्या काम में आएगा, यूरेनियम 235 विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। सॉरी आगे क्या बताया मैंने, तस्करी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, येलो केक। आगे बात समझ में, तो इसको मैं लिख देता हूं, येलो केक भी बोलते हैं ना तस्करी की भाषा में, क्योंकि इसकी तस्करी वगैरह की जाती है, क्योंकि बम वगैरह विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। उसके बाद में अपने आ गया यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। ये क्या काम में आता है, नाभिकीय भट्टियों में ईंधन के रूप में। अपने जैसे नाभिकीय अभिक्रिया नहीं होती क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके अंदर नाभिकीय अभिक्रियाओं में ईंधन के रूप में काम में आता है, ईंधन के रूप में काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे रेडियम 137 आ गया, ये किस काम में आता है, रेडियम 137 खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में। ठीक है सॉरी, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिविलेजेशन में, है ना, किसमें, प्रिविलेजेशन में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ऐसे ही अपने थोरियम 200 है, ये किस काम में आता है बच्चों, ये देखो किस में काम में आता है, परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारे आ गया समस्थानिक, हो गया समभारिक, नाम से पता चल गया है। समभारिक, भार क्या हो, समान, भार मतलब एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। तो एटॉमिक मास सेम जिसमें होगा वो क्या कहलाएंगे, समभारिक, आइसोबार्स कहलाएंगे। तो देखो समभारिक, अगला टॉपिक समभारिक, आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब जिनका एटॉमिक मास क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग, क्या कहलाएंगे, समभारिक। तो सीधा सा लिखो, ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या, क्या बच्चों, द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, है ना, क्या हो, सेम हो या समान हो, तो क्या कहलाएंगे। और परमाणु क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगी, डिफरेंट या अलग अलग, अलग अलग। तो इसकी परिभाषा क्या लिख दोगे, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाएंगे, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, देखो सीधा सीधा आपकी समझ में आ गया होगा, परमाणु संख्या अलग अलग मतलब परमाणु क्या होंगे, अलग अलग। जैसे एक कार्बन हो जाएगा तो दूसरा कोई और होगा, जैसे एक कार्बन हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे अगला या पिछला, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कार्बन, इसके साथ में मैंने ले लिया नाइट्रोजन। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। आगे बात समझ में, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। यहां तक हो गया। इसके बाद में इसमें तो मैंने दे दिया जैसे C614 और ये दे दिया मैंने 14। आपको क्या समझ में आया, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, एक का 6 एक का 7 है, लेकिन द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास कितना है, सेम है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले, जैसे सिलिकॉन ले लिया, फास्फोरस ले लिया और इसके साथ में सल्फर ले लिया, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 14 होता है, इसका 15 और इसका 16। तो देखो 14, 15 और 16। अब इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, सबका सेम होगा, जैसे 31 और 31। तो एक दूसरे के क्या हो गए, तीनों आइसोबार्स हो गए, मतलब समभारिक हो गए, एटॉमिक मास क्या इनका सेम है।
यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कल से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।